के संप्रसाद, इंद्रिय के संप्रसाद मतलब इंद्रिय अच्छी तरह से काम करना चालू कर देते हैं। आंखों से दिखने की तकलीफें चली जाती हैं, कानों से सुनने की तकलीफें चली जाती हैं। तो संप्रसाद मतलब इंद्रियों के फंक्शनिंग का कार्य बढ़ जाता है। उसके बाद नस्य का अयोग, नस्य को अगर ठीक तरह से ठीक मात्रा में या ठीक पेशेंट में नहीं दिया गया और अगर नस्य का डोज जो है वो कम पड़ गया, तब क्या होता है? तब कंठ में उत्क्लेश होता है। कफ जो है वो स्पेसिफिकली कंठ में उत्क्लेशित हो जाता है, गले में खराश आ जाती है, गले में कफ अटका हुआ रहता है ऐसे बार बार होता है। शिरो गौरव, सिर में गौरव आ जाता है, कफ और वात दोनों भी प्रकोपित हो जाते हैं, सर भारी लगना चालू हो जाता है। और प्रसेक मतलब लालास्राव, लालास्राव होना चालू हो जाता है, ज्यादा थूक आना चालू हो जाता है। तो ये जितने भी नस्य के अयोग के लक्षण हैं, ये कफ के लक्षण हैं, कफ के प्रकोप के लक्षण हैं। वात भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा करके कफ के प्रकोप के लक्षण हैं। इसका कारण क्या है कि कफ प्रकोपित होता है? इसका कारण यह है कि शिर भाग जो है वो कफज प्रदेश है, ज्यादा करके कफज प्रदेश है। शिर भाग, पूर्व में भी कफ ज्यादा है और सिर में भी कफ ज्यादा है। तो कफज प्रदेश होने की वजह से कफ का प्रकोप हो जाता है अगर नस्य ठीक से नहीं दिया। नस्य ठीक से या कम डोज में दे दिया तो वो क्या हो गया कि किसी आदमी को जैसे हम गुदगुदी करके भाग जाते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है, वैसे ही कफ भी इरिटेटेड हो जाता है जब नस्य का अयोग होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सिंपल सा चीज उन्होंने बोला है कि अगर नस्य का अयोग हो और नस्य के अयोग की वजह से कंठोत्क्लेश, शिरोगौरव या प्रसेक आना चालू हो जाए तो स्नेहन देना चाहिए और स्नेहन के बाद फिर से नस्य देना चाहिए। स्नेहन के बाद फिर से नस्य देना चाहिए, उसी दिन उसी पेशेंट को उसी समय, उसी दिन उसी पेशेंट को उसी समय। ठीक है। तो अब देखते हैं नस्य के अतियोग के लक्षण। अगर नस्य का अतियोग हो जाए और कफ ज्यादा मात्रा में चला जाए, कफ ज्यादा मात्रा में चला जाए तो वहां पर वात की वृद्धि हो जाती है। जैसे वमन में वात की वृद्धि अतियोग में होती है, विरेचन में अतियोग में वात की वृद्धि होती है, या फिर निरोहवस्थी में अतियोग में वात की वृद्धि होती है, वैसे ही नस्य के अतियोग से भी वात की वृद्धि होती है। तो जब वात की वृद्धि होगी तो क्या होगा? तोद होगा, शूल होगा, टूटने जैसी, फटने जैसी, काटने जैसी वेदना होगी। कहाँ कहाँ होगी? सिर प्रदेश में होगी, शिर में, अक्षि में, अक्षि मतलब आंख या अलग अलग इंद्रिय, कर्ण में अलग अलग वेदनाएं होंगी। अपना अपना काम इंद्रिय करना बंद कर देंगे और जैसे ही आंख काम करना बंद कर देगी, काम करना बंद कर देगी मतलब बिल्कुल ही अंधा नहीं हो जाएगा, दैट इज टेम्पररी, दैट इज टेम्पररी। तो जैसे ही आंख काम करना बंद कर देगी वैसे ही आंख के सामने अंधेरा आ जाएगा, तमो दर्शन। आंख के सामने अंधेरा आ जाएगा, दैट इज तमो दर्शन। पेशेंट नस्य के अतियोग से कभी कभी अगर आपने नस्य, जैसे पित्त प्रकृति का पेशेंट है और अगर आपने दोपहर को 12 बजे अणु तेल का नस्य दे दिया तो एक तो वो पित्त प्रकृति है, ऊपर से अणु तेल है, ऊपर से दोपहर में दे रहे हो, तो ऐसे टाइम पे तमो दर्शन इज वेरी कॉमन। तो इसीलिए ज्यादा करके अणु तेल में वर्णन किया गया है कि अगर नस्य अणु तेल से देना हो तो सूर्य जब नभ में हो तब नहीं देना चाहिए। मतलब सुबह को 10 बजे के बाद और शाम को 4 बजे के पहले अणु तेल का नस्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे अतियोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर जैसे अयोग में हमने पुनः नस्य दे दिया, कफ के उत्क्लेश को निकालने के लिए फिर से नस्य दे दिया, वैसे ही अगर नस्य का अतियोग हो तो हमको तर्पण नस्य देना चाहिए, वात को शांत करने वाला तेल से भरपूर नस्य देना चाहिए। उस पेशेंट को तर्पक चीजें खिलानी चाहिए, जैसे घी खिला दिया या शक्कर वाला कुछ खिला दिया, तो ऐसे तर्पक चीजें खिलानी चाहिए या तर्पण नस्य या तर्पण उपचार देना चाहिए। अगर तमो दर्शन है तो आप उसको
ये भी कर सकते हो, आँख के आजू बाजू उड़द का आटा लगा के उसमें ठंडा कोई घी डाल के नेत्र तर्पण भी कर सकते हो। तो तर्पक चीजें देने से क्या हो जाता है, वात जो है वो कम हो जाता है और जो अति योग में तकलीफ हो रही है वो कम हो जाती है। अब हम चलते हैं परिहार काल में। तो ये परिहार काल क्या चीज है? परिहार काल मतलब ऐसा काल जिसमें पथ्य को फॉलो करना है, पथ्य को फॉलो करना है। तो परिहार काल, काल मतलब कोई पर्टिकुलर पीरियड। तो ये पीरियड कितना होना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन आप स्नेहन से संसर्जन क्रम तक दो, मतलब अगर हमने किसी पेशेंट को सिर्फ विरेचन दे दिया तो हम 5 या 7 दिन का स्नेहन स्वेदन देंगे, उसके बाद 1 दिन का वमन देंगे, उसके बाद 5 या 7 दिन का संसर्जन क्रम देंगे। तो 5, 5 और 1 तो 11 दिन हो गए। तो परिहार काल उस पेशेंट के लिए 22 दिन का हो जाएगा। उस पेशेंट के लिए परिहार काल जो है वो 22 दिन का हो जाएगा। अगर हमने वमन विरेचन दे दिया तो वमन विरेचन में हम 5 दिन का स्नेहन स्वेदन देंगे, फिर 1 दिन का वमन देंगे, फिर 5 दिन का संसर्जन क्रम देंगे, फिर 1 दिन का विरेचन देंगे, फिर 5 दिन का या 7 दिन का संसर्जन क्रम देंगे। तो 5, 5, 5, 15, 15 और 2 17, 17 दिन का टोटल प्रोसीजर हो गया। तो हमारा 34 दिन का परिहार काल हो गया। तो इसका मतलब जितने दिन हम उसको पंचकर्म में रख रहे हैं, जितने दिन हम उसको पंचकर्म में रख रहे हैं उसके दुगने दिन का परिहार काल होना चाहिए, पथ्य फॉलो करना चाहिए वो आफ्टर द प्रोसीजर। ठीक है। तो परिहार काल में क्या क्या चीजें बंद करनी चाहिए, क्या क्या चीजें परिहार काल में त्याग करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा है अत्यासानन, मतलब एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहना, ही शुड बी मूविंग, एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहना बंद करना चाहिए। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल शुड बी स्टॉप। कि भाई देख लिया कोई, जैसे वो कोई एक सीरियल आता था जिसमें गायतोंडे नाम का एक ये होता था, मुझे सीरियल का नाम तो याद नहीं, वेब सीरीज है कोई, मैंने देखी नहीं है क्योंकि मेरे पास टीवी ही नहीं है घर पे। तो हम लोग जो देखते हैं वो कंप्यूटर पे ही देखते हैं। तो वो सीरियल जो है वो वेब सीरीज बैठ के एक साथ देख ली, मतलब फर्स्ट एपिसोड टू 8th एपिसोड। तो एक एक ही जगह पर बैठ के, या सेडेंटरी जैसे कंप्यूटर वाला है तो बैठ के सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कंप्यूटर पे ही बैठा है। तो दिस ऑल थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। न वचांसी, वचांस मतलब एक स्थान में नहीं बैठना चाहिए, साथ साथ ज्यादा खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस स्टैंडिंग में नहीं रहना चाहिए। जैसे कंडक्टर है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्टैंडिंग होता है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद न वचांसी यानम, यान में ज्यादा देर तक ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लंबा ट्रैवल नहीं होना चाहिए कि यहाँ से गुजरात से चला गया और यान में बैठा है 4 दिन तक बेचारा उड़ीसा पहुंच गया। तो ऐसे लंबा ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए। स्वप्नम दिवा, मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। ठीक है। मैथुन, ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं करना चाहिए। वे अवेग रोधान, मतलब ज्यादा वेगावरोध भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा क्यों, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी वेगावरोध नहीं करना चाहिए। शीतोपचार आतप, ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गर्म चीजें नहीं खाना चाहिए, या ज्यादा ठंडे में नहीं रहना चाहिए एसी में, ज्यादा गर्मी में नहीं रहना चाहिए। शोक रोशान, शोक मतलब ज्यादा ग्रीफ, ज्यादा दुख कर चीजों को सेवन नहीं करना चाहिए या दुख कर जगह पर नहीं जाना चाहिए। और रोष मतलब ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। त्यजेत अकाल अहित भोजनम च, अकाल भोजन अपने टाइम से खाना चाहिए, भूख लगी तब खाना चाहिए, बीच में कुछ स्नैकिंग नहीं करना चाहिए। और अहित भोजन, अहित भोजन मतलब जो उसके प्रकृति के लिए योग्य नहीं है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया परिहार काल। ठीक है, परिहार काल में जो जो चीजें नहीं करनी चाहिए उनका वर्णन है जो आपको मैंने समझा दी। अब बस्ती, ये लास्ट स्लाइड है,
इस चैप्टर की, बस्ती दान में तकलीफ। बिकॉज ये पूरा जो सिद्धि स्थान है उसमें सिर्फ एक ही अध्याय जो है वो वमन विरेचन के लिए है, बाकी पूरा बस्ती से रिलेटेड है। तो इस अध्याय के लास्ट श्लोक में उन्होंने कहा कि बस्ती दान में कभी कभी, बस्ती दान मतलब बस्ती देने में, पेशेंट को बस्ती देने में कभी कभी तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ किन वजह से होती है, नहीं इसके बाद भी एक स्लाइड है शायद, तो ये तकलीफ किस वजह से होती है उसका कारण बताया है। एक तो बस्ती नेत्र में अवरोध, आपने जो बस्ती का पाइप डाला हुआ है या तो मेटल का या तो रबर का, तो उसमें अगर अवरोध आ जाए, कोई सेडिमेंटेशन हो जाए, कोई क्लॉगिंग हो जाए, तब बस्ती देने में तकलीफ हो। अगर योग्य तरीके से नहीं डाला हुआ हो, अब बस्ती को डाला कैसे जाता है, फर्स्ट ईयर को याद करो, बस्ती को सीधा डाला जाता है। सीधा क्यों डाला जाता है, बिकॉज वो 4 इंच फ्रॉम योर गुद टू योर इंटरनल पार्ट ऑफ द रेक्टम इज अराउंड 4 इंचेस। तो ये 4 इंच जो है, अगर आपको याद हो तो वहां पर गोल गोल वृत्त बनाए गए थे, मेटल के इसमें गोल गोल वृत्त बनाए गए थे, ताकि कहाँ से डालना है और कहाँ तक डालना है। तो वो वृत्त 4 इंच के होते थे, 4 अंगुल बोला गया, 6 अंगुल बोला गया, 6 अंगुल मतलब 4 इंच अप्रोक्सीमेटली। तो वो पूरे मतलब फुल ग्रोन आदमी में, हाँ, छोटे बच्चों में 6 इंच नहीं, और जो पैदा हुआ उसमें तो 6 इंच बिल्कुल भी नहीं। तो उसमें अपने अपने माप से उन्होंने बस्ती नेत्र के वलियां या अवृत्त जो है उसके माप बताए थे। तो अगर योग्य तरीके से नहीं डाला, अगर हमने टेढ़ा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो उस कैनाल के वॉल को जाके चिपक जाएगा या रेक्टल वॉल को जाके चिपक जाएगा। तो वो बस्ती ठीक तरह से अंदर नहीं जाएगा, हम दबाएंगे लेकिन बस्ती अंदर ठीक तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि आगे उसको अवरोध है या आगे वॉल है जिसके वजह से बैक प्रेशर आ रहा है। फिर दूसरा तीसरा चीज उन्होंने बताया कि अगर रेक्टम में मल है या कफ है या अभ्यंतर अर्श है, अर्श मतलब पाइल्स, तो अभ्यंतर अर्श है, तब भी हम अगर डालेंगे तो वहां जाके उसको बैक प्रेशर आ जाएगा। अगर वहां नेत्र संवृत्त हो जाता है, नेत्र संवृत्त हो जाता है तब भी बैक प्रेशर आएगा, तब भी बस्ती दान या बस्ती देने में तकलीफ होती है। और चौथा चीज उन्होंने बताया कि अगर मात्रा या वीर्य कम है, अब ये वीर्य क्या है ये मुझे भी नहीं समझा है, लेकिन मात्रा अगर कम है बस्ती के पुट में, जो ब्लैडर हम यूज करते हैं या फिर उस जमाने में यूज करते थे, उसमें अगर बस्ती द्रव्य कम है तब भी आप दबाओगे तो वो नेत्र में चला जाएगा, लेकिन वो अंदर रेक्टम में नहीं जाएगा। तो बस्ती दान में ये 4 तकलीफें उन्होंने बताई हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें उन्होंने आगे नहीं बताई, उन्होंने यहाँ बता दी। लेकिन बस्ती के योग्य विधि या बस्ती किस किस प्रकार से देते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बस्ती विधि में बता दी। अब बस्ती का आदान तुरंत अगर हो, मतलब हमने बस्ती दे दिया और बस्ती 10 से 15 मिनट रुकना था, या फिर अगर अनुवासन बस्ती है तो 9 घंटे तक रुकना था या मिनिमम 6 घंटे तो रुकना था, लेकिन वो तुरंत बाहर आ गया अगर वो बस्ती तुरंत बाहर आ गया, हमने दिया, और ऐसे होता है बहुत, मतलब निरूह बस्ती में दिस इज वेरी कॉमन, निरूह बस्ती में दिस इज वेरी कॉमन कि आपने बस्ती दे दिया, जैसे ही आपने बस्ती का नेत्र निकाल लिया या वो कैथेटर निकाल ली, रोगी बोलता है सर टॉयलेट किधर है, टॉयलेट किधर है, 10 से 15 मिनट रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो दिस हैपन्स व्हेन स्पेसिफिकली गिविंग निरूह बस्ती। तो निरूह बस्ती जब देते वक्त बस्ती का आदान तुरंत हो जाता है, मतलब जैसे ही आपने उसको, तो ऐसे लगता है कि मैं तो अभी चड्डी में ही कर दूंगा, खैर चड्डी तो होती नहीं है क्योंकि कपड़े तो निकाले हुए होते हैं, लेकिन इतना तकलीफ होता है। तो बस्ती अगर आदान तुरंत हो रही है तो बस्ती आदान के भी कारण उन्होंने बता दिए कि एक तो अधोवेग के समय दिया गया है, या उसको मूत्र वेग आया है, उसको मल वेग आया है, या अधोवात गैस पास करना है उसको, और उस समय अगर आपने बस्ती दिया है तो क्या होता है, योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज टुवर्ड्स द लोअर पोर्शन, पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट चालू हो गया है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द लोअर पोर्शन। ऐसे टाइम पे आपने बस्ती दे दिया तो वो पेरिस्टाल्सिस जो है वो बस्ती को निकाल देगा।
तो इसीलिए टेबल पे लेने के पहले रोगी को जरूर पूछना चाहिए कि आपको वेग आया है क्या, ठीक है। डू यू फील लाइक पासिंग स्टूल्स, डू यू फील लाइक पासिंग यूरिन, या पेट में गैस तो ज्यादा नहीं है। अगर गैस ज्यादा है तो यू कैन गिव एन अनुलोमन दैट डे, यू कैन स्किप द बस्ती, क्योंकि बस्ती जो है वो एक के बाद एक देने का विधान है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आप एक दिन का गैप नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें समझने जैसी है। अगर आपको आज अनुवासन देना है और अगर पेशेंट को अधोवेग आया है या अगर उसके पेट में गैस है और वो बोल रहा है कि गैस बार बार छूट रही है, तो यू कैन स्किप दैट डे, आप अगले दिन का अनुवासन बस्ती दे सकते हो। आप उस दिन उसको अनुलोमन चिकित्सा दे सकते हो, हिंगवाष्टक दे सकते हो, या चित्रक का कोई कल्प दे सकते हो, या बड़ी सौंफ खाने को बोल सकते हो, कोई भी अनुलोमन चिकित्सा दे सकते हो, ठीक है। अगर वात बलवान हो तो वात का नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा हो, पेट में फूला हुआ हो, बहुत फूला हुआ हो पेट, तब भी अगर वात का प्रेशर ज्यादा हो तब भी बस्ती वापस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर अधोभाग निर्बल हो, ना अधोभाग निर्बल मतलब क्या है कि यूरिन और स्टूल्स पे अगर कंट्रोल नहीं रहता, या फिर उसको कोई हर्निएशन है, जैसे यूटेरस बाहर आया हुआ है या रेक्टम बाहर आया हुआ है, यू नो प्रोलैप्स जो होता है, तो अगर अधोभाग निर्बल हो तब भी बस्ती वापस आ जाता है, क्योंकि वहां पर जो लिगामेंट्स हैं जो ऑर्गन्स को पकड़ के रखती हैं वो निर्बल है, तो वो ऑर्गन का बल जो है वो ही उठा नहीं पा रही, तो आपकी बस्ती का बल क्या उठा पाएंगी, क्योंकि बस्ती में ऑर्गन का बल बढ़ जाएगा, रेक्टम का बल बढ़ जाए, बल नहीं मतलब वजन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर अधोभाग निर्बल हो तब भी बस्ती आदान तुरंत हो जाता है। उसके बाद अगर उष्ण या तीक्ष्ण द्रव्य हो, उष्ण द्रव्य मतलब बस्ती द्रव्य आपने ज्यादा गर्म कर लिया और डाल दिया, ठीक है। अगर आपने मुंह में कुछ ज्यादा गर्म चावल का निवाला डाल दिया तो व्हाट इज द फर्स्ट टेंडेंसी, फर्स्ट टेंडेंसी इज टू थ्रो इट आउट, थूक देते हैं, राइट। तो अगर ज्यादा उष्ण द्रव्य डाल दिया तब भी बस्ती वापिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या ज्यादा तीक्ष्ण द्रव्य डाल दिया, तीक्ष्ण ही नहीं, अगर आपने ज्यादा नमक डाल दिया हो बस्ती में या ज्यादा क्षार डाल दिया हो बस्ती में तब भी बस्ती वापिस आता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोष्ठ मृदु हो तो, मृदु कोष्ठ है वो दिन में 4 बार टॉयलेट जाता है, टॉयलेट लिक्विड होता है, तो मृदु कोष्ठ अगर है तब भी बस्ती वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या बस्ती जल्दी वापस आ जाता है। इसमें एक चीज उसने और नहीं बताई जो ऑफ कोर्स अधोभाग निर्बल हो में थोड़ी बहुत आ जाती है, दैट इज अगर बस्ती, हाँ विजय बोलो, बोलो विजय, गलती से हो गया, ओके। तो अगर बस्ती का द्रव्य की मात्रा ज्यादा हो, आपको बस्ती देना है और बस्ती के द्रव्य की मात्रा अगर ज्यादा है तब भी बस्ती वापस आने के चांस होते हैं। उसका कारण है कि आपकी लिगामेंट जो है वो उतना वजन सहन नहीं कर पाती, तब भी बस्ती को वो बाहर फेंक देती है। तो इसीलिए इट इज मोस्ट आइडियल, मतलब वॉट एवर आई एम टेलिंग ये तो चरक में मेंशन है ही, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ कि इट इज मोस्ट आइडियल दैट कोई भी बस्ती अगर दो तो जैसे स्नेहन हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं वैसे ही बस्ती द्रव्य की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जैसे निरूह जब हम देते हैं तो निरूह की मात्रा हम पकड़ के चलते हैं कि 1,500 ml मतलब 1.5 लीटर, लेकिन जब हम देना चालू करते हैं तो हम 900 ml से देना चालू करते हैं। 900 ml अगर ठीक तरह से रुक गया 10-15 मिनट तो दूसरे दिन हम 1000 ml देते हैं। 1000 ml भी 10-15 मिनट रुक गया तो दूसरे दिन हम 1100 या 1200 ml देते हैं। और जिस दिन हमको ऐसा लगे कि नहीं अब हमने 1400 ml दे दिया लेकिन बस्ती जो है वो 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं रुका, तो हम बस्ती के द्रव्य को दूसरे दिन कम कर देते हैं, मतलब 1400 से वापस 1200 या 1300 कर देते हैं। क्योंकि बस्ती कितनी देर तक रुकता है उस पे बस्ती का कार्य डिपेंडेंट है।
तो द्रव्य का ज्यादा मात्रा में होना ये भी एक बस्ती आदान तुरंत होने का कारण हो सकता है। ठीक है, ये 100% लास्ट लाइन। चिकित्सा के पश्चात भी लक्षण हो, अगर व्याधि शांत नहीं हो, अगर लक्षण जिस चीज के लिए भी हमने चिकित्सा दी है उसके लक्षणों में एक पैसे का भी फर्क नहीं हो, एक पैसे का भी फर्क नहीं हो, तो हमको समझना चाहिए कि हमारी चिकित्सा की जो पद्धति है या हमारी चिकित्सा का जो विचार है उस पे हमको रिसर्च या रीथिंकिंग करने का जरूरत है। तो उन्होंने कोई कारण बताए हैं कि जिसमें चिकित्सा के पश्चात भी लक्षण कम नहीं होते। तो जैसे अगर हमने अनुवासन बस्ती दे दिया और उसके बाद भी वात अगर कम नहीं हुआ, रादर बढ़ गया, तब हमको ये समझ सकते हैं कि जो वात है वो प्योर वात नहीं है, या तो कफ या मेद से आवृत है। तो जैसे ही हम अनुवासन देते हैं तो कफ और मेद बढ़ जाता है, वात पे प्रेशर बढ़ जाता है और इसीलिए वात वृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आवृतत्व में बताया था। ठीक है, तो निदान में अगर दोष हो, हमारा डायग्नोसिस ही गलत हो, हमने संप्राप्ति ठीक से समझी ही नहीं हो, हमने उसकी विधि संप्राप्ति या अंशांश संप्राप्ति या फिर उसके भेद ठीक से नहीं समझे हो व्याधि के, तब भी हमको ट्रीटमेंट देने के बाद चिकित्सा के लक्षण बढ़ सकते हैं। या फिर स्रोतोरोध हो, स्रोतोरोध में दोष के वजह से स्रोतों में अवरोध हो जाता है, तो जिस दोष की हम चिकित्सा कर रहे हैं उससे स्रोतोरोध ठीक नहीं हो रहा, तो स्रोतोरोध भी एक कारण हो सकता है कि जिससे हमने चिकित्सा तो दे दी, हमको तो चिकित्सा ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी रोग के लक्षण में एक पैसे का भी फर्क नहीं है। या फिर अगर हमने कम या अधिक मात्रा में शोधन दिया, हमने शोधन जो दिया है वो कम मात्रा में दिया है या अधिक मात्रा में दिया है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने जैसी ये है कि अगर हम कम मात्रा में शोधन देंगे तो हम शोधन को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इट इज इन आवर हैंड्स, लेकिन अगर हम अधिक मात्रा में शोधन देंगे तो हम शोधन को कम नहीं कर सकते क्योंकि तीर जो है वो कमान से निकल गया होता है। तो इसीलिए अगर आपको डाउट है तो कम मात्रा में शोधन देना ज्यादा अच्छा है अधिक मात्रा में देने से। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने बताया या तो अयोग्य काल या अयोग्य व्यवस्था। अयोग्य काल मतलब हमने गलत काल में गलत टाइम पर उसको शोधन दे दिया, या तो ऋतु गलत है या तो अहोरात्र का काल गलत है, दिन का टाइम गलत है। विरेचन दवाई सुबह देनी चाहिए तो पित्त के काल में हमने उसको कफ के काल में विरेचन की दवाई दे दी, या फिर वमन की दवाई कफ काल में देनी चाहिए, हमने उसको वात के काल में दे दी। तो काल गलत हो सकता है या तो व्यवस्था गलत हो सकती है, मतलब हमने गलत चीज से उसको दे दिया, या उसने पथ्य ठीक तरह से नहीं किया, या उसके बाद जो भी फॉलो करना है वो ठीक से नहीं किया उसने, तो इसके बाद भी चिकित्सा के लक्षण बढ़ जाते हैं। बाद में फॉलो करना है, जैसे हमने बोला कि आज आपका विरेचन हुआ है, आप आराम करो, लेकिन वो तो ऑफिस चला गया, तो इसके वजह से भी लक्षण बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। और इसके बाद अब हमारे पास टाइम कम बचा है तो